नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 में चैप्टर नंबर 6 में संकलित अध्याय स्पीति में बारिश नामक यात्रा वृत्तांत पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, इस अध्याय के लेखक हैं कृष्णनाथ जी। इन्होंने स्पीति में बारिश नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है और उसमें स्पीति प्रदेश की कठिनाई का वर्णन किया है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल और जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। यह चित्र में हम देख पा रहे हैं लाहौल एंड स्पीति। ये तिब्बतीय क्षेत्र में स्थित है, भारत के तिब्बती क्षेत्र में है और जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि कुछ युवा पर्यटक का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। यदि कुछ युवा पर्यटक वहां पहुँचें तो वहाँ के जीवन को सरल बना सकते हैं, वहाँ के वातावरण में परिवर्तन ला सकते हैं और उनके लिए ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए एक बूंदों भरा सुखद संयोग बन सकता है, मतलब एक सुखद समाचार बन सकता है और उनके लिए खुशी का संदेश बन सकता है पर्यटकों का वहाँ पहुँचना और वहाँ का विकास करना इत्यादि। देखिए स्पीति की जलवायु कितनी कठिन और उतार चढ़ाव वाली है। यहाँ बारिश नहीं होती। यहाँ बारिश साल में एक बार, कभी एकाध बार होती है, हो वो भी कुछ बूंदाबांदी वाली, नहीं तो बर्फ़ की बारिश होती रहती है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। लाहौल और स्पीति दोनों का योग एक अपने आप ही हुआ है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है, मतलब इसके संयोग के कई कारण नहीं हैं। ये अपने आप एक हो गए हैं। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। ये इतना कठिन और दुर्गम स्थल है कि इसका भौगोलिक कठिनता के कारण ही इसका वर्णन इतिहास में कम मिलता है। अलंग भूगोल तथा इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ का भौगोलिक स्थिति अलंग है, जो लांघी नहीं जा सकती, इसलिए इतिहास में इसका वर्णन नहीं के बराबर है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए होता है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग और काजा दो स्थानों के नाम हैं, इनके बीच में चलता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा के सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बगावत तो नहीं करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि केलंग के राजा को या काजा के राजा को पूरा समाचार नहीं मिल पाता। वे एक अंदेशे में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है।
वहाँ जाना आना पहुँचना कठिन है। सिर्फ वायरलेस सेट के द्वारा ही वे एक दूसरे से जानकारी लेते हैं और देते हैं। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है। लेखक कहते हैं बसंत ऋतु सबसे सुंदर ऋतु है, वहाँ की सबसे श्रेष्ठ ऋतु है, लेकिन उस ऋतु में भी 170 मील जाना आना कठिन है। और शीत ऋतु में तो प्राय असंभव है, कोई जा ही नहीं सकता, इतना कठिन प्रदेश है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। प्राचीन काल में इसका कहीं अता पता ही नहीं था। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। जब भारतीय साम्राज्य बने और टूटे तब यह अलग स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही, कभी इसके अंतर्गत, कभी उसके अंतर्गत, कभी ब्रिटिश के अंतर्गत रही। तब भी ये स्वतंत्र रही, इस पर ज़्यादा किसी ने अधिकार नहीं जताया। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। इसको ये स्वतंत्रता भौगोलिक स्थिति ने प्रदान की है और उसी ने इसकी रक्षा भी की है, और भौगोलिक स्थिति ही इसका संहार भी करती है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। लेखक का कहना है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में सिर्फ वायरलेस सेट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वे आपस में संपर्क बनाए रखते हैं। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। पहले केलंग और काजा के जो वहाँ के जो प्रतिनिधि थे वे वहाँ आते जाते थे, उनके द्वारा समाचार आते जाते थे, तो पूरा बसंत ही बीत जाता था। तो कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलेंग गोनपा में मैंने देखा है। जोरावर सिंह जैसा यदि कोई आक्रामक आता था तो वहाँ के लोग घर छोड़कर भाग जाते थे और स्पीति को वे जोरावर सिंह लूट लेता था और बिहारों को भी लूट लेता था, और वहाँ के लोग अप्रतिकार करते थे, यानी विरोध नहीं करते थे। शायद स्पीति की सुरक्षा की यही पद्धति थी। वहाँ यदि जान बचाना हो तो चुपचाप सहन कर लो, अन्यथा जान गंवा दो। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इम्पीरियल गजट यानी अखबार, ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। जो लाहौल स्पीति का जो प्रशासन है ब्रिटिश राज से, अंग्रेज़ों का जो के समय से भारत को ज्यों का त्यों मिला है। उसमें ना तो कोई कमी हुई और ना कोई प्रगति हुई। अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। गुलाब सिंह के जरिए मिला था। अंग्रेज़ इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेज़ी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, अंग्रेज़ों के अधीन हुए।
पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा ज़िले में शरीक कर दिए गए, मिला दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो यानी एक पुरुष राजा द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे, मतलब किसी स्त्री को फिर का शासन चलता था, उसे वे रानी कहते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए, राजा को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। छोटे छोटे मुकदमों को वो स्वयं उसका फ़ैसला लेता था, बड़ी मुकदमों को वो कमिश्नर को भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा ज़िले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब के अंतर्गत एक अलग ज़िला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का ज़िला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से का कैदी है, मतलब से घिरी हुई है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब से तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति में एक की जो घाटी है उसका नाम स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर ज़िले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। लेखक कहते हैं, मुझे स्पीति नदी से विशेष प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। लेखक का कहना है, मैं तो सिर्फ स्पीति नदी को जानता हूँ, पर मैंने सुना है कि कोई एक पारा नदी भी है। फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना। मान भाई एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ये सब बताया। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। बाकी जो वो पीन नदी है, पीन घाटी है, पारा नदी, वो बीहड़ है। स्पीति घाटी में आबादी है, बसियत है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। 1 मील में 4 लोग से ज़्यादा नहीं बसते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी वो नहीं है कि घर गर्म रख सकें। लेखक का कहना है कि बहुत ही कठिन जीवन है वहाँ का। दुनिया के लोग बोलते हैं कि लोग वहाँ रहते ही क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं।
वृत्ति नहीं है फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण हैं? मैं नहीं जानता। समझ नहीं सकते कि वहाँ इतनी कठिन परिस्थिति में भी लोग क्यों रहते हैं। मैं तो इतना ही देखा हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पैदा हुए हैं शायद इसलिए रह रहे हैं, उसके लिए कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। वहाँ क्यों रह रहे हैं हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है। लेखक कहते हैं तर्क क्यों करें, हम रह रहे हैं तो रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार अतर्क है। संसार में निर्वाण भी अतर्क है। लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं और क्यों जीवन जीते हैं, कठिन होने के कारण भी क्यों जीते हैं, इसका कोई तर्क नहीं है ना। इसलिए हम तर्क क्यों करें? ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे वाले अंश को हम समझाएंगे। धन्यवाद।